नमस्कार। मैं डॉक्टर नवदीप सिंह बैंस, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर, राजस्थान। आज मैं मेरे इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड देखिए, किसी भी बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, उसके अलावा जो उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा जो डीएनए मौजूद होता है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। और इस प्लाज्मिड की खोज सबसे पहले जो की थी वो की थी लेडरबर्ग ने, और प्लाज्मिड नाम भी उन्होंने दिया था 1952 के अंदर। और इसमें जनरली जो ये प्लाज्मिड का जो डीएनए है ये सर्कुलर भी हो सकता है, और इसके अलावा इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन, इसमें खुद का रेप्लिकेशन होता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं ये। और बायोहेलिकल इसके अंदर डीएनए अंदर मौजूद होता है इसके अंदर। और इसके अलावा इसको ये एक्चुअल में मुख्य जो बैक्टीरियल डीएनए है उससे हट करके दूसरे प्रकार का डीएनए होता है ये, मतलब जो क्रोमोसोमल डीएनए है उससे हट करके होता है। और इसके अलावा देखिए, इसमें ये रेप्लिकेट खुद कर सकता है, इट रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। और जनरली ये बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, लेकिन उसके अलावा ये आर्की और अन्य जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी ये पाया जा सकता है। जनरली प्लाज्मिड के अंदर एटलीस्ट एक जीन होता है, और मैनी ऑफ द जीन्स दैट प्लाज्मिड्स कैरी आर बेनिफिशियल टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा जीन्स होते हैं तो वो उस होस्ट के लिए वो फायदेमंद होता है, अगर प्लाज्मिड्स की संख्या ज्यादा होती है तो। although they have separate genes from their host, होस्ट के जीन से जो है ये सेपरेट है। दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट लाइफ, इनकी कोई इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं होती, और मतलब इनकी कोई स्वतंत्र इनकी जीवन नहीं होता इनका। और ये जनरली बैक्टीरिया के अंदर, ईस्ट के अंदर और स्ट्रेप्टोमाइसिस के सदस्यों के अंदर मिलता है। और कुल डीएनए का ये करीबन, ये कुल बैक्टीरियल डीएनए का जो है 0.1 से 5% पार्ट जो है ये प्लाज्मिड के द्वारा बनता है। और इन प्लाज्मिड का जो आकार है वो 1 किलो बेस पेयर से लेकर के 1500 किलो बेस पेयर, 1500 किलो बेस पेयर तक हो सकता है, जिसमें इनमें 3 जीन से लेकर के कई हजार जीन हो सकती हैं। और इनकी आकृति जो है सर्कुलर भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, और ओपन वलयाकार भी हो सकती है, खुली वलयाकार जिसको कहते हैं, ओपन रिंग भी इसमें हो सकती है। तो ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए ये 3 डायमेंशनल इसका बैक्टीरिया का डायग्राम, बहुत सुंदर डायग्राम है। इसके अंदर ये कैप्सूल है इसके बाहर बैक्टीरिया के, और ये इसका फ्लैजिलम है बैक्टीरिया का। और इसके अंदर देखिए सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और ये जो है ये इसका बैक्टीरिया का मुख्य डीएनए है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, ये मुख्य डीएनए है इसका। और ये जो डीएनए है ये, और ये वास्तव में प्लाज्मिड्स है, मतलब ये क्रोमोसोम से हट करके ये प्लाज्मिड्स है ये। बाकी इसके अंदर ये सेक्स पिलाई और दूसरी चीजें बैक्टीरिया के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। तो मुख्य तौर पर आप इसको ये ध्यान रखिए कि प्लाज्मिड किसे कहेंगे कि बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो इसका खुद का डीएनए है, आनुवंशिक डीएनए, उससे हट करके जो अलग से डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर जो मौजूद होता है। अब ये प्लाज्मिड जो है इसका काम क्या है, तो देखो प्लाज्मिड्स के, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मुख्य काम तो क्रोमोसोमल डीएनए का होता है, लेकिन इस प्लाज्मिड के भी बहुत कई तरह के कार्य होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं।
क्योंकि दे में कंटेन जीन्स, इनमें वो जीन्स हो सकते हैं दैट एनहेंस द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी जीव के सर्वाइवल के लिए या उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, वो जीन्स इसके अंदर होते हैं। और ये सर्वाइवल कैसे हो सकता है कि या तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार सके, और या उसकी स्वयं की होस्ट सेल की जो है रक्षा कर सके, डिफेंड कर सके टॉक्सिन के उत्पादन के द्वारा। मतलब कुछ ऐसे टॉक्सिन्स बनाए जिससे उसको कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचा सके, और इन टॉक्सिन्स की सहायता से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी समाप्त कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड का मेन जो फंक्शन है वो डिफेंस से रिलेटेड है। इसके अलावा सम प्लाज्मिड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। कुछ प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी करते हैं। और चूंकि ये प्लाज्मिड्स बहुत छोटे होते हैं, सो स्मॉल दे यूजुअली कंटेन ए फ्यू जीन्स विद ए स्पेसिफिक फंक्शंस। ये बहुत छोटे होने की वजह से इनका कोई विशेष कार्य ही करते हैं, इनका स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, जैसे एज ओपोज टू ए लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए, जैसे नॉन कोडिंग डीएनए का ओपोज करना। इसी तरह से मल्टीपल प्लाज्मिड्स कैन कोएग्जिस्ट, मतलब एक बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत से प्लाज्मिड जो है साथ में मिल सकते हैं एक ही कोशिका के अंदर, लेकिन हर एक का ईच विद डिफरेंट फंक्शंस, हर एक का जो कार्य होगा वो अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसी तरह से एक, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली स्लाइड में कि इनका भी रेप्लिकेशन हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। देखिए इस कोशिका के अंदर यही बताया गया बैक्टीरिया की कोशिका में कि ये बैक्टीरियल डीएनए है और ये प्लाज्मिड्स है। तो इसकी जब सेल का रेप्लिकेशन होता है तो एज इट इज इसकी दो कार्बन कॉपीज बनती हैं, जिसके अंदर आपको बैक्टीरियल डीएनए भी आपको इस तरह से नजर आएगा और प्लाज्मिड्स भी आपको इस तरह से बिल्कुल सेम पैटर्न के अंदर आपको इनकी स्व प्रतिकृति या सेल्फ रेप्लिकेटेड आपको इसके अंदर कॉपीज के अंदर दिखाई देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये प्लाज्मिड्स जो है इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ फ्यूज कर जाते हैं या इस बैक्टीरियल डीएनए में प्रवेश कर जाते हैं। ये देखिए जैसे इस डायग्राम के अंदर है, ये तो बैक्टीरियल डीएनए है, ये प्लाज्मिड है, और ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ फ्यूज कर गया यहाँ पे, तो इसको कहते हैं प्लाज्मिड इंटीग्रेशन। और ये जो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड है, इस इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड को ही अब क्या बोलेंगे, एपिसोम बोलेंगे। एपिसोम का मतलब क्या होता है, व्हेन प्लाज्मिड फ्यूज्ड विद द मेन क्रोमोसोम ऑफ द सेल एंड बिकम द पार्ट ऑफ इट, मतलब इसके साथ फ्यूज होकर के इसी का एक भाग बन जाता है। और जब ये सेल रेप्लिकेट करेगी, इस रेप्लिकेट करने पर बिल्कुल इसकी वैसी की वैसी प्रतिकृतियां या इसकी कॉपीज जो है दो आपको नजर आएंगी, एपिसोम के रूप में ही नजर आएंगी इसके अंदर। तो एपिसोम क्या हुआ, मुख्य बैक्टीरियल डीएनए के साथ यदि प्लाज्मिड फ्यूज हो जाए या उसमें प्रवेश कर जाए और उसका एक पार्ट बन जाए, तब इसे एपिसोम कहेंगे या इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड बोलेंगे। अब देखिए इन प्लाज्मिड्स का वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार के प्लाज्मिड्स होते हैं। जनरल टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स, सामान्य तौर पर जो प्लाज्मिड्स है ये बैक्टीरिया के संक्रमण के आधार पर, कि उसकी संक्रमण की क्या क्षमता है, उसके आधार पर ये प्लाज्मिड्स को दो समूह में बांटा जा सकता है। एक तो वो प्लाज्मिड जिनको हम कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कहते हैं या इन्फेक्शियस प्लाज्मिड जिनको बोला जाता है, और दूसरे प्लाज्मिड्स हैं नॉन कॉन्जुगेटिव या नॉन इन्फेक्शियस प्लाज्मिड्स। तो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स कौन से होते हैं कि ये प्लाज्मिड जो एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरी बैक्टीरिया की सेल में कॉन्जुगेशन द्वारा ट्रांसफर होते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब संयुग्मन के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इन प्लाज्मिड में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये इनका स्थानांतरण होता है। तो इन प्लाज्मिड्स के अंदर जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स है, इसमें टीआरए और मोब एरियाज होते हैं। टीआरए मतलब ट्रांसफर, मोब का मतलब मोबिलिटी। ये एरियाज या क्षेत्र होते हैं जिनके कारण ये इनका स्थानांतरण होता है। और जनरली ये जो ये प्लाज्मिड्स हैं ये ग्राम नेगेटिव, ज्यादातर तो ग्राम नेगेटिव के अंदर मिलेंगे और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पाए जाएंगे। ज्यादातर तो ग्राम नेगेटिव में मिलेंगे और कुछ पॉजिटिव के अंदर मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे एफ प्लाज्मिड है,
फर्टिलिटी प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं, आर प्लाज्मिड है जिसको रेजिस्टेंस फैक्टर या रेजिस्टेंट प्लाज्मिड बोलते हैं, और कोल प्लाज्मिड, कुछ कोल प्लाज्मिड, ये इसके एग्जांपल है जिनके अंदर ये, जिनको हम कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स के अंदर इस श्रेणी के अंदर रखते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल कॉन्जुगेशन होता है, उसके अंदर विच इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया सेल टू अनदर, जिसके अंदर इनका क्रोमोसोम जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है, आइदर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, या तो दोनों बैक्टीरिया के कांटेक्ट से, या दोनों के बीच में कोई ब्रिज बनने की वजह से। तो इस तरह से ये इनकी कॉन्जुगेशन होता है। और ये जैसे मैंने बताया था कि कुछ प्लाज्मिड्स हैं जिनके अंदर जीन्स होते हैं, जिनको ट्रांसफर जीन्स कहते हैं, दैट फैसिलिटेट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन, जो कि कॉन्जुगेशन को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रा एंड मोब एरियाज। इसी तरह से नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जो नॉन कॉन्जुगेटिव या नॉन इन्फेक्शियस प्लाज्मिड्स हैं, ये एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित नहीं हो सकते, और ये प्लाज्मिड, इनको अगर दूसरे बैक्टीरिया में जाना है तो इनको इसकी कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड की इनको मदद लेने की जरूरत पड़ेगी इनको। तो ये प्लाज्मिड जो है कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस की हेल्प से भी ये दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ये प्रवेश कर सकते हैं। तो इसके अंदर उदाहरण कौन से हैं कि ज्यादातर इसके एग्जांपल में कई आर प्लाज्मिड्स और ज्यादातर जो कोल प्लाज्मिड्स हैं वो इसी श्रेणी के अंदर आते हैं, नॉन कॉन्जुगेटिव श्रेणी में आते हैं। और ये एफ आर कोल ये प्लाज्मिड्स क्या है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये तो था इसमें बैक्टीरिया के संक्रमण के आधार पर प्लाज्मिड्स कितने तरह के होते हैं, ये मैंने आपको बताया 2 तरह के होते हैं। इसी तरह से इनकॉम्पेटिबिलिटी के आधार पर जो बैक्टीरिया है उन वो कैसे होंगे कि अनदर प्लाज्मिड क्लासिफिकेशन इज बाय इनकॉम्पेटिबिलिटी ग्रुप, कि इनकी जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है कि भाई इनमें इनकॉम्पेटिबल है कि उसके ग्रुप्स के हिसाब से इनका वर्गीकरण भी किया जा सकता है। जैसे इन ए बैक्टीरियम डिफरेंट प्लाज्मिड्स कैन ओनली को अकर इफ दे आर कॉम्पेटिबल, कि एक बैक्टीरिया के अंदर कई प्लाज्मिड्स मिल सकते हैं साथ साथ में अगर वो एक दूसरे के प्रति कॉम्पेटिबल हो, एक दूसरे के प्रति सहनशील हो या कॉम्पेटिबल हो। और एन इनकॉम्पेटिबल प्लाज्मिड विल बी एक्सपेल्ड, और अगर इनकॉम्पेटिबल प्लाज्मिड होगा तो वो उस बैक्टीरियल सेल से उसको निकाल दिया जाएगा। तो प्लाज्मिड्स आर इनकॉम्पेटिबल, और ये कब इनकॉम्पेटिबल होंगे प्लाज्मिड्स? इफ दे हैव द सेम रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, अगर इसके इनके अंदर रिप्रोडक्शन की जो स्ट्रेटजी है किन्हीं भी 2 प्लाज्मिड में अगर वो सेम है एक कोशिका के अंदर, दिस अलाउज द प्लाज्मिड टू इनहिबिट ए सर्टेन टेरिटरी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनमें एक टेरिटरी, जैसे एक जंगल के अंदर 2 शेर अगर होंगे तो वो अपनी टेरिटरी के लिए झगड़ा करेंगे, उसी तरह से ये प्लाज्मिड भी अगर सेम रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी के हैं तो ये भी एक कोशिका में इन अपने टेरिटरी को ये इनहेबिट करते हैं विद इन इट विदाउट अदर प्लाज्मिड इंटरफेयरिंग। अगर ये एक दूसरे की दखलंदाजी को पसंद नहीं करते, इसलिए कॉम्पेटिबल जो प्लाज्मिड्स हैं उसके आधार पर कॉम्पेटिबल प्लाज्मिड्स और इनकॉम्पेटिबल प्लाज्मिड्स, इनको 2 टाइप्स में बांटा जा सकता है। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स, मतलब कुछ विशेष कार्यों के आधार पर प्लाज्मिड्स को जो बांटा जाता है वो कितने टाइप में बांटा जाता है कि देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, के 5 तरह के प्लाज्मिड्स हैं जिनको उनके विशिष्ट कार्यों के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। ये कौन कौन से हैं? एफ प्लाज्मिड्स जिनको फर्टिलिटी प्लाज्मिड या फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है, आर प्लाज्मिड जिन्हें रेजिस्टेंस प्लाज्मिड या रेजिस्टेंस फैक्टर भी कहा जाता है, वायरुलेंस प्लाज्मिड्स और डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स, और 5वें हैं कोल प्लाज्मिड्स। अब ये इनकी डिटेल जो है अब मैं अगली स्लाइड्स में आपको। अब सबसे पहले है फर्टिलिटी या एफ प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड एक्चुअल में क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो इसको डिस्कवर किसने किया था? लेडरबर्ग ने 1952 में इसको डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी।
और ये प्लाज्मिड वास्तव में संयुग्मन के लिए जिम्मेवार होते हैं, मतलब कॉन्जुगेशन के लिए ये प्लाज्मिड रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्जुगेशन इसी की वजह से होता है। इनकी उपस्थिति जनरली क्या होता है, डोनर बैक्टीरियल सेल के अंदर या मेल बैक्टीरियल सेल जिसे हम F+ बोलते हैं उसके अंदर इनकी उपस्थिति होती है। और जबकि फीमेल बैक्टीरियल सेल या जो रिसेप्टर बैक्टीरियल सेल है जिसे हम F- सेल बोलेंगे उनके अंदर इनकी उपस्थिति नहीं होती है। और तो ये जो मेल है, मेल बैक्टीरिया है, उससे ये संयुग्मन के द्वारा F- में स्थानांतरित होते हैं। और एक जनरली इनके अंदर क्या देखिए, आल्सो नोन एज F प्लाज्मिड कंटेन ट्रांसफर जीन्स, इनके अंदर ट्रांसफर जीन्स होते हैं दैट अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू कॉन्जुगेशन, जो कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन के माध्यम से या संयुग्मन के माध्यम से इनका जीन को ट्रांसफर करने में सक्षम होते हैं। दीज मेक अप द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स, जिसकी वजह से इन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स की जो है बहुत बड़ी कैटेगरी एक इसमें निर्मित होती है। तो F प्लाज्मिड्स आर प्लाज्मिड्स दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू क्रोमोसोमल डीएनए। ये प्लाज्मिड क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर इंसर्ट हो सकते हैं। बैक्टीरिया दैट हैव F प्लाज्मिड्स आर नोन एज F पॉजिटिव। तो जिनके अंदर ये F प्लाज्मिड होगा उन बैक्टीरिया को F पॉजिटिव कहेंगे, और जिन बैक्टीरिया में ये नहीं होगा उसे F नेगेटिव कहेंगे। एंड व्हेन एन F बैक्टीरियम कॉन्जुगेट्स विद F- बैक्टीरियम, अगर F+ और F- बैक्टीरियम जो है संयुग्मन होता है तो जो दो F+ बैक्टीरियम इसके परिणाम स्वरूप दो F+ बैक्टीरियम बनेंगे। देयर कैन ओनली बी वन F प्लाज्मिड इन ईच बैक्टीरियम। एक बैक्टीरियम के अंदर इस तरह का F प्लाज्मिड एक ही हो सकता है, सिर्फ एक ही इसमें होगा। तो ये फर्टिलिटी F प्लाज्मिड। दूसरे प्रकार के प्लाज्मिड्स हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स, या जिनको हम रेजिस्टेंस फैक्टर भी बोलते हैं। इन प्लाज्मिड्स की जो खोज थी ये आइसेकी और साकाई, इन्होंने 1953 के अंदर इन्होंने शाइजेला के अंदर इन्होंने खोज की थी। और ये जो आर प्लाज्मिड्स हैं इनमें ये जो जीन्स, इनके जो जीन्स होते हैं दैट हेल्प बैक्टीरियल सेल डिफेंड अगेंस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज पॉइजन्स और एंटीबायोटिक्स। क्योंकि ये इनके जो जीन्स हैं ये वातावरणीय कारक जो इस कोशिका के अगेंस्ट होते हैं या इस कोशिका के विपरीत होते हैं, जैसे कि कोई पॉइजन अगर हो गई या कोई एंटीबायोटिक का कोई असर हो गया, तो उससे इस बैक्टीरिया को बचाने का काम ये रेजिस्टेंस प्लाज्मिड करते हैं बैक्टीरिया की कोशिका को। तो इसलिए इनको रेजिस्टेंस फैक्टर बोलते हैं या रेजिस्टेंस प्लाज्मिड बोलते हैं। तो इस प्लाज्मिड में प्रतिजैविक पदार्थों के प्रतिरोधी जीन मिलते हैं, मतलब जो एंटीबायोटिक जीन है वो इसके अंदर मिलेंगे। और इस प्रतिरोधकता को ही ड्रग प्रतिरोधकता कहते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस भी हम इसी को बोलेंगे। जो कई बार हम कहते हैं ना कि अब ये इनके दवाइयां असर होनी बंद हो गई, ये ड्रग रेजिस्टेंस हो गए, तो वो कारण यही होता है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड की वजह से ही होता है। और ये एक बैक्टीरिया से कॉन्जुगेशन द्वारा दूसरे आर रहित बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इनका जो ट्रांसफर है आर प्लाज्मिड का एक से दूसरे के अंदर हो सकता है। और ये एक्चुअल में बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली। और एक कोशिका जैसे ई कोलाई की कोशिका है उसमें इनकी संख्या 1 से 4 तक हो सकती है। और इसके अलावा देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई पॉइजन या एंटीबायोटिक है उसके प्रति प्रतिरोधकता दर्शाते हैं या कोशिका को बचाते हैं। ये आर प्लाज्मिड जो है जब ये घटित होता है, व्हेन दिस हैपेंस ए स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया कैन बिकम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। जब ये घटित होता है तो कोई भी जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन है या बैक्टीरिया का जो एक कण है वो बैक्टीरिया वो जो उसकी प्रजाति है वो उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है या प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। रिसेंटली द टाइप बैक्टीरियम दैट कॉजेज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन गोनोरिया has become so resistant to the class of antibiotics called quinolones that a new class of antibiotics। तो अभी रिसेंटली जो है गोनोरिया जो एक रोग है, गोनोरिया रोग के जो बैक्टीरिया हैं वो
एक एंटीबायोटिक की जो नई क्लास है, जो जो क्विनोलोन्स जो एंटीबायोटिक्स हैं, इनके अगेंस्ट इन्होंने प्रतिरोधक क्षमता इस आर प्लाज्मिड की वजह से ही प्राप्त कर ली है। और ये एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं? जनरली सिफेलोस्पोरिन्स है, सिफेलोस्पोरिन्स जो एंटीबायोटिक्स हैं। और ये इसीलिए WHO ने इसके प्रति इसको आगाह किया है। तो द बैक्टीरिया में इवन बिकम रेजिस्टेंट टू दीज एंटीबायोटिक्स विद इन 5 ईयर्स। तो कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम नई कोई डेवलप होती है तो 5 साल तक ही वो असर करती है। 5 साल के अंदर ये बैक्टीरिया उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू NPR, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू treat other infections like UTI, urinary tract infection, may lead to the proliferation of drug resistant strains। तो जो ओवर यूज है एंटीबायोटिक्स का, ओवर यूज का मतलब जो अंधाधुंध जो प्रयोग होता है दूसरी इन्फेक्शंस के लिए ट्रीट करने के लिए, जैसे मान लो यूटीआई है, यूटीआई की इन्फेक्शन के लिए इनका अगर मान लो अंधाधुंध उपयोग होता है, तो इससे ये आर प्लाज्मिड की वजह से इन बैक्टीरिया जो है ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स से तैयार हो जाते हैं, इनका फैलाव हो जाता है, प्रोलिफरेशन हो जाता है या इनका फैलाव हो जाता है। तो अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका ट्रांसमिशन इन रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, ये भी एक सेल से दूसरी सेल में कैसे जा सकते हैं? कॉन्जुगेशन के थ्रू जा सकते हैं ये। तो अब ये भी क्या है कि इसके अंदर 2 घटक से मिलकर के बना होता है ये रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। एक घटक तो कहलाता है RTF। RTF का मतलब रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर। तो RTF क्या होता है कि रेगुलेटेड, ये कोशिका के अंदर प्लाज्मिड की जो रेप्लिकेशन है उस रेप्लिकेशन को, उसके अलावा प्लाज्मिड की मेंटेनेंस को, मेंटेनेंस का मतलब उसके रख रखाव को, कोशिका सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को, और उसका नियंत्रण, और कॉन्जुगेशन के लिए जो आवश्यक जीन्स हैं उनको विशिष्टीकृत कर DNA स्थानांतरण का कार्य करता है। तो ये इसका क्या मुख्य रूप से क्या कार्य है कि प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन, मेंटेनेंस, सेल डिवीजन और जीन का जो विशिष्टीकरण है, कॉन्जुगेशन जो DNA प्लाज्मिड इसके अंदर DNA का जो ट्रांसफर करने का है, स्थानांतरण का कार्य है, वो इस RTF की वजह से एक घटक से होता है। तो इसके अभाव में अगर ये नहीं होगा तो आर प्लाज्मिड असंचरणशील होंगे। असंचरणशील का क्या मतलब होगा कि ये मूव नहीं कर पाएंगे। इनके बिना ये रेजिस्टेंस प्लाज्मिड जो है RTF के बिना मूव नहीं कर सकते या उसके बिना संचरित नहीं हो सकते। दूसरा इसका घटक होता है आर घटक कहलाता है, या जिसको ड्रग रेजिस्टेंस डिटरमाइनर भी कहते हैं, ड्रग प्रतिरोध निर्धारक भी कहते हैं इसको। के अंदर ड्रग प्रतिरोध मतलब ड्रग का मतलब मेडिसिन, दवाई, औषधि प्रतिरोध निर्धारक। तो ये क्या है? ये जो निर्धारक है, ये जो प्रथम घटक है, ये इस प्रथम घटक के साथ रेखिक रूप में संलग्न रहता है, लीनियर फॉर्म के अंदर लगा हुआ रहेगा और प्रतिजैविक प्रतिरोधकता की विशिष्टता का निर्धारण करता है। मतलब इसके अंदर जो किसके प्रति इसको प्रतिरोधकता करनी है, एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस करनी है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, उसका निर्धारित ये दूसरा घटक करेगा। लेकिन ये काम किससे करेगा? प्रथम घटक के साथ से संलग्न रहता है ये। तो ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं इसके रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स के। तीसरे प्रकार का जो प्लाज्मिड है वो कहलाता है वायरुलेंस प्लाज्मिड्स। वायरुलेंस प्लाज्मिड्स कौन से होते हैं? व्हेन ए वायरुलेंस प्लाज्मिड इज इनसाइड ए बैक्टीरियम, अगर कोई वायरुलेंस प्लाज्मिड जो है किसी बैक्टीरिया के अंदर होता है, इट टर्न्स दैट बैक्टीरिया इनटू ए पैथोजन। तो ये उस बैक्टीरिया को एक रोग कारक के रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे ये प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में होगा, उस बैक्टीरिया को ये रोग कारक बैक्टीरिया के तौर पर कन्वर्ट कर देगा, जो विच इज एन एजेंट ऑफ डिजीज, जो कि रोगों का एक रोग कारक होगा, जिसकी वजह से रोग फैलेंगे, एजेंट हो जाएगा वो रोगों का। तो ये प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरिया को रोग युक्त बना करके उसको मतलब रोग फैलाने के काम में लेते हैं। तो बैक्टीरिया दैट कॉज डिजीज कैन बी इजीली स्प्रेड। तो जो बैक्टीरिया
रोग का कारण बनते हैं, रोग फैलाते हैं, वो बहुत आसानी से उनका फैलाव होता है और उनका रेप्लिकेशन भी बहुत तेजी से होता है, रेप्लिकेट एमोंग अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो जैसे बैक्टीरिया ई कोलाई है, अब ई कोलाई के भी कई सेवरल वायरुलेंस प्लाज्मिड्स होते हैं, मतलब ई कोलाई के साधारण प्लाज्मिड्स भी होंगे और वायरुलेंस प्लाज्मिड भी होंगे। वायरुलेंस का मतलब जो रोग फैलाने वाले प्लाज्मिड्स हैं। तो जैसे ई कोलाई इज फाउंड नेचुरली इन द ह्यूमन गट, ये आपको पता ही होगा कि हमारी जो आहार नाल है उसके अंदर ई कोलाई बहुत मात्रा के अंदर हमारे पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं, जो कि एक नेचुरल फ्लोरा भी डेवलप करते हैं हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, और बड़े फायदेमंद भी होते हैं ये ई कोलाई के। लेकिन एंड इन अदर एनिमल्स, मतलब अदर एनिमल्स में भी होते हैं, बट सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई, लेकिन ई कोलाई के कुछ अलग स्ट्रेन्स जो हैं एस्चरिचिया कोलाई के, इस बैक्टीरिया के कुछ दूसरे स्ट्रेन्स कैन कॉज सीवियर डायरिया एंड वोमिटिंग। तो अगर इसके ई कोलाई के दूसरे जो बैक्टीरिया हैं जो वायरुलेंस हो जाते हैं, जिनके अंदर जो जिनके अंदर ये वायरुलेंस प्लाज्मिड आ जाता है, तो वो बैक्टीरियम जो है एक पैथोजन के तौर पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। वही ई कोलाई जो हमारी आंतों के अंदर बहुत ही भोजन के पाचन के अंदर सहायता करता है, वही ई कोलाई वायरुलेंट हो जाता है। वायरुलेंट का मतलब बीमारी पैदा करने वाला होता है, जिसकी वजह से डायरिया, डायरिया कहते हैं दस्त लगने या लगातार दस्त होने को, और वॉमिटिंग का मतलब उल्टियाँ, उल्टियाँ और दस्त लगने की बीमारी इसी ई कोलाई की वायरुलेंस की वजह से हो जाती है। इसके अंदर वायरुलेंस यदि प्लाज्मिड आ जाएगा तो। इसी तरह से साल्मोनेला एंट्रिका, जो हमारी आंत के अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया मिलता है, इज अनदर बैक्टीरियम दैट कंटेन्स वायरुलेंस प्लाज्मिड। तो ये भी, इसके अंदर भी वायरुलेंस प्लाज्मिड्स इसके अंदर मिलेंगे। तो वायरुलेंस प्लाज्मिड्स कौन से हो गए? जो किसी भी बैक्टीरिया को बीमारी का कारण बना दें या उसको पैथोजन के तौर पर कन्वर्ट कर दें, जो कि किसी रोग का कारक बन जाए, रोग फैलाने वाले बन जाए। साधारण बैक्टीरिया को भी रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं ये। इसी प्रकार अलग नेक्स्ट टाइप के हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स कौन से होते हैं? ये वो प्लाज्मिड्स हैं जो होस्ट बैक्टीरियम को मदद करते हैं टू डाइजेस्ट कंपाउंड्स दैट आर नॉट कॉमनली फाउंड इन नेचर, के जो प्रकृति में कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिलते हैं जो साधारण तौर पर नहीं मिलते हैं, उन कंपाउंड्स को ये प्लाज्मिड्स जो हैं होस्ट बैक्टीरियम के सहायता करते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको पचाने के लिए। जैसे कैम्फर, कैम्फर कपूर, जाइलिन, टोलुइन और सैलिसिलिक एसिड। तो ये कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि साधारण अवस्था में नेचर में नहीं मिलते, और इनको पचाने में ये बड़े डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स जो हैं वो बैक्टीरिया की, जिस बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद होंगे उसकी ये मदद करेंगे उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तो दीज प्लाज्मिड्स कंटेन जीन्स फॉर सेवरल एंजाइम्स। तो ये कैसे पचाएंगे? एक्चुअल में इन प्लाज्मिड्स के अंदर कुछ जीन्स होंगे, ऐसे जीन्स होंगे स्पेशल टाइप के, जो जिनकी वजह से कुछ स्पेशल एंजाइम्स का निर्माण होता है, दैट ब्रेक डाउन स्पेसिफिक कंपाउंड्स, जो इन कंपाउंड्स को तोड़ने में या ब्रेक डाउन करने में सहायक होते हैं, जिससे कि इनका आसानी से डाइजेशन हो सके। तो और जनरल डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स हैं, ये कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स होते हैं, ये संक्रमणकारी प्लाज्मिड्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप है या लास्ट टाइप जो है इसकी है वो कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड का क्या मतलब होता है? कोलिसिनोजेनिक फैक्टर्स, जिनके अंदर कोलिसिनोजेनिक फैक्टर जिसके अंदर मौजूद होता है उसे कोल प्लाज्मिड बोला जाता है। तो ये कोल प्लाज्मिड जनरली इसको डिस्कवर किसने किया था? फ्रेडरिक ने 1953 में इसकी खोज की थी, और ये नॉन कॉन्जुगेटिव है, मतलब कि ये प्लाज्मिड जो है असंक्रमणकारी है, एंड कंटेन जीन्स दैट मेक प्रोटीन बैक्टीरियोसिंस। मतलब ये जो बैक्टीरियोसिंस जो प्रोटीन है, जिसको हम कोलिसिन्स के नाम से भी जानते हैं, ये जीन जो है, ये प्रोटीन बनाने वाला जीन इसके अंदर ये प्लाज्मिड बनाता है, इसके अंदर ये जीन मौजूद होगा इस कोल प्लाज्मिड के अंदर, इसलिए इसका नाम कोल प्लाज्मिड कहा गया है। और ये प्रोटीन क्या काम करता है? जनरली ये एफ फैक्टर की अनुपस्थिति के अंदर, एफ कारक की अनुपस्थिति में एक जीवाणु कोशिका से
दूसरी जीवाणु कोशिका में नहीं पहुंच सकता है। इस प्लाज्मिड को कोलिसिन उत्पादन का जीन पाया जाता है और ये कोलिसिन एक प्रोटीन पदार्थ है जो संवेदनशील कोल प्लाज्मिड रहित जीवाणु ई कोलाई जीवाणु को मार देता है। तो ये क्या करेंगे, विच आर प्रोटीन्स दैट किल अदर बैक्टीरिया एंड दस डिफेंड द होस्ट बैक्टीरियम। ये कोलिसिन क्या करेगा, ये कोलिसिन उस होस्ट बैक्टीरिया की रक्षा करता है और दूसरे बैक्टीरिया को मार करके। ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन से बैक्टीरियोसिन जो प्रोटीन है, ये दूसरे बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं और ये इससे डिफेंड करता है, मतलब होस्ट बैक्टीरियम की रक्षा करता है। तो बैक्टीरियोसिन्स आर फाउंड इन मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग इकोलाई। ये इकोलाई के अंदर भी मिलेगा इस तरह के कई तरह के और इस तरह के विच गेट्स देम फ्रॉम द प्लाज्मिड कोल E1। तो इसके अंदर प्लाज्मिड कौन सा होगा, कोल E1। तो दीज प्लाज्मिड्स कांट रीच टू अदर बैक्टीरिया सेल इन द एब्सेंस ऑफ एफ फैक्टर। ये जो है एफ फैक्टर की एब्सेंस में ये प्लाज्मिड्स दूसरी बैक्टीरियल सेल तक नहीं पहुंच पाती है। अब ये देखिए प्लाज्मिड के जो प्रकार हैं, इसमें होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मिड की संख्या के आधार पर भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। संख्या के आधार पर जैसे सबसे पहला क्रम संख्या है संक्रमणकारी प्लाज्मिड या कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स जो हैं, इसके उदाहरण क्या है, जैसे मैंने बताया था एफ प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड है, आर के 6 है, ENTP307 है। इस तरह से नॉन कॉन्जुगेटिव या नॉन इन्फेक्शियस प्लाज्मिड्स, इसके एग्जांपल कोल E1, PSC 101, RSF 1030, क्लो DF13, ये इसके एग्जांपल है। अच्छा, इसमें कम प्रति संख्या का मतलब लो कॉपी नंबर, लो कॉपी नंबर की संख्या, मतलब जिनकी संख्या कम हो इसमें प्लाज्मिड में, तो PBr 322 और इसके अंदर सिर्फ 1 से 4, एक कोशिका के अंदर 1 से 4 इसके अंदर ये इसकी कॉपीज मिलेंगी इसके अंदर। और मध्यम प्रति संख्या का मतलब मॉडरेट कॉपी नंबर, तो मॉडरेट कॉपी नंबर में ये एग्जांपल है PBr 322 जिस पर आधारित है। तो इसमें ये संख्या जो है एक कोशिका के अंदर 10 से लेकर के 100 तक हो सकती है। इसके एग्जांपल है जैसे P80 और P×F3। इसी तरह से 5वीं टाइप है इसमें हाई कॉपी नंबर, जिसमें इसकी कॉपी संख्या बहुत ज़्यादा हो, प्लाज्मिड्स की बहुत सी प्रतियां हो, तो वो है PUC18, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा इसकी प्रतियां इसके अंदर आपको इसकी मिल सकती हैं। और अगला मैं जो बताया था आपको डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स, जैसे टोल है, टोलोइन को जो डिग्रेड करता है, कैम है, OCT है, साल है। तो ये देखो, ये टोल तो टोलविन और जाइलिन को तोड़ता है, कैम जो प्लाज्मिड है वो कैम्फर को तोड़ेगा, कपूर को तोड़ता है, OCT जो है ऑक्टेन या हेक्सेन या डिकेन को तोड़ता है, और सेल जो है सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलेट को ये तोड़ता है। तो ये डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स है। इसी तरह से 7वें है क्रिप्टिक प्लाज्मिड, NaH, जो नेप्थलीन को तोड़ता है, प्लाज्मिड छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे प्लाज्मिड की डिफरेंट टाइप्स हैं और प्लाज्मिड्स क्या इसके अंदर। अब इसमें यह है कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं इस प्लाज्मिड्स के। तो देखिए, ह्यूमंस हैव डेवलप्ड मैनी यूजेस ऑफ फॉर प्लाज्मिड्स, और मतलब मनुष्य ने जो है इसके प्लाज्मिड्स के विकसित कर लिए हैं बहुत से इसके उपयोग, एंड हैव क्रिएटेड सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड द DNA सीक्वेंसेस ऑफ प्लाज्मिड्स फॉर यूज इन मैनी डिफरेंट टेक्निक्स। कई अलग अलग तकनीकों में इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया है कि अलग अलग इसके सॉफ्टवेयर हमने डेवलप कर लिए हैं, जो इन प्लाज्मिड्स की जो DNA की सीक्वेंस है उसको हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके द्वारा। तो जनरली ये प्लाज्मिड कहाँ यूज आते हैं, प्लाज्मिड आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये काम में आते हैं, टू एम्पलीफाई, उनको एम्पलीफाई करने के लिए, और प्रोड्यूस मैनी कॉपीज ऑफ सर्टेन जीन्स, और जीन्स की कुछ जीन्स की बहुत सी कॉपीज तैयार करने के ये काम में आते हैं। इन मोलिकुलर क्लोनिंग, जैसे आणविक क्लोनिंग जो होती है, ये प्लाज्मिड इज ए टाइप ऑफ वेक्टर,
वहाँ ये प्लाज्मिड एक वेक्टर के तरह व्यवहार करता है। एंड ए वेक्टर इज ए डीएनए, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर एक डीएनए है, डीएनए सीक्वेंस है दैट कैन ट्रांसपोर्ट फॉरेन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। जिसका क्या काम होता है कि ये विदेशी या दूसरे किसी उसका कोशिका का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर ले जाने का काम करता है। वेयर द जीन्स कैन फर्दर बी एक्सप्रेस एंड रेप्लिकेटेड, जहां ये जीन जाकर के अपना एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, एक्सप्रेशन का मतलब ये अपने गुण दिखा सकते हैं, और वहां जाकर के ये रेप्लिकेशन या प्रतिकृति भी कर सकते हैं, रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डुप्लीकेशन भी हो सकता है इनका। तो प्लाज्मिड्स आर यूजफुल इन क्लोनिंग शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो प्लाज्मिड किसमें लाभदायक है, डीएनए के छोटे टुकड़ों की क्लोनिंग के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ऑल्सो प्लाज्मिड्स कैन बी यूज टू रेप्लिकेट प्रोटीन्स, और इन प्लाज्मिड्स को प्रोटीन के रेप्लिकेशन में या प्रतिकृति के अंदर भी इस प्लाज्मिड्स का यूज किया जाता है। सच एज द प्रोटीन दैट कोड्स फॉर इंसुलिन, जैसे कि इंसुलिन का प्रोटीन है उसको रेप्लिकेशन के भी इस प्लाज्मिड्स के द्वारा करवाया जा सकता है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, इन लार्ज अमाउंट्स। एडिशनली प्लाज्मिड्स आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज ए वे टू ट्रांसफर जीन्स इनटू ह्यूमन सेल्स एज पार्ट ऑफ जीन थेरेपी। तो इसके अलावा जो प्लाज्मिड का आजकल उपयोग किया जा रहा है वो जीन थेरेपी के तौर पर किया जा रहा है, जिसके अंदर एक इस तरह का कोई मार्ग ढूंढा गया है जिसमें जीन्स का ट्रांसफर जो है मनुष्य की कोशिकाओं के अंदर किया जा सके, और सेल्स में लैक स्पेसिफिक प्रोटीन्स, तो वो जो कोशिकाएं हैं वो कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स उनके अंदर नहीं हो पाए जाते हैं, लैकिंग होती है, मतलब नहीं मिलते हैं। इफ द पेशेंट हैज ए हेरिडिटरी डिसऑर्डर, अगर किसी रोगी में आनुवंशिक यदि कोई बीमारी है तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर प्रोटीन उसके अंदर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और ना ही उसके अंदर वो प्रोटीन बनेगा, क्योंकि वो जीन ही नहीं होगा उसके अंदर। इन्वॉल्विंग ए जीन म्यूटेशन, जिसकी जीन म्यूटेशन की उत्परिवर्तन की वजह से ये डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। तो इंसर्टिंग ए प्लाज्मिड इनटू डीएनए, तो उस डीएनए के अंदर वो प्लाज्मिड को इंसर्ट करके वुड अलाउ सेल्स टू एक्सप्रेस ए प्रोटीन दैट दे आर लैकिंग। तो ये प्लाज्मिड उसके अंदर, प्लाज्मिड की सहायता से उस डीएनए के टुकड़े को या उस जीन को उसके अंदर करवा करके इस जो उसकी जो लैकिंग है या उसके अंदर जो कमी है, जो उसको शुरू से आनुवंशिक तौर पर जो उसके अंदर थी कमी, इस कमी को भी दूर किया जा सकता है। तो ये प्लाज्मिड्स का बहुत उपयोग है। ये हम आगे जब पढ़ेंगे इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के उसके टॉपिक्स, उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और उसके कितने प्रकार हैं इसमें। अगर यदि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं और इसका फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या होगा कि कोई भी नई वीडियो अगर आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए उसके लिए सब्सक्राइब करना इसको आवश्यक हो जाता है। तो इसमें कोई भी अगर दिक्कत है तो आप मेरे को इस यूट्यूब लिंक पर ही आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनली फ़ोन करके और उस व्हाट्सएप वगैरह पे भी आप मेरे से इसके बारे में कोई क्वेरी आपकी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।